वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे तथा आप लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि इस वीडियो के सीरीज में हम लोग बिहार एससीईआरटी का जो साइंस का बुक है उसका समरी कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो तक कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 तक अपलोड और ऑलरेडी हो चुका था। तो ये चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक मेरा ये समरी होने वाला है। उसके बाद का अगर के लास्ट आप पार्ट नहीं देखें तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस पार्ट को देख लीजिए, कम से कम 7 क्लास का साइंस का पार्ट 1 का। तो इसके बाद ये पार्ट 2 का आप लोग देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ आप लोग बात समझ गए होंगे। अब बिना देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तथा अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी अपडेट हो आपको मिल सके। जैसे कि देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे है पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम चलेंगे अगला चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को ये पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या है दोस्त? 7 में मेरा है हवा, आंधी और तूफान। पहले हम इसको समझेंगे। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले इसको पढ़ाता हूं। उसके बाद आगे से मैं चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। चैप्टर नंबर 7 में एक दिया गया है कि व्यापारिक हवाएं क्या होती है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, जैसे कि लास्ट कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो ऊपर की ओर उठती हैं तथा वहाँ का जो दबाव होता है जिस सतह का, उस सतह का दबाव कम होता है, उसको भरने के लिए अगल बगल के जो ठंडी हवाएं होती है उसको कैप्चर करती है, यानी कि उसको वैकेंट करती है, यानी उसको भरने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो व्यापारिक हवाएं किसको बोलते हैं मैं बताता हूं। जैसे कि ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा की लाइन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का सतह बहुत ही गर्म हो जाता है तथा वायु ऊपर उठने लगता है। जैसे ही ये वायु ऊपर उठने लगता है तो यहाँ का जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए जो ध्रुवीय क्षेत्रों के यानी बर्फीले क्षेत्रों के जो हवाएं हैं बहुत तेज़ गति के ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये जो भूमध्य रेखा की ओर चलती है हवाएं, वो लगभग ऊपर में भी 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में और नीचे में भी 0 से 30 डिग्री के अक्षांश में भी चलती है। तो ये जो टोटल 0 से 60 डिग्री के बीच अक्षांश रेखा के और हवाएं चलती हैं उसी को हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसको हम डिफिनेशन को बता देते हैं। भूमध्य रेखा पर वायु अत्यधिक ऊष्मा मिलने के कारण गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों से ठंडी हवाएं भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। यह स्थिति ध्रुव से 60 डिग्री अक्षांश के बीच लागू होती है, जहां ध्रुवों से ठंडी हवाएं प्रवाह गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाह मतलब आने लगती है। उसको हम लोग व्यापारिक हवाएं या व्यापारिक पवन बोलते हैं। आशा करता हूं इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा वहां पे एक दिया गया है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा भारत का जो दक्षिणी छोर है वो बर्फ़ से ढका हुआ है तथा जो सबसे उत्तरी छोर है वहाँ पे एक सेकंड में गलत बोल चुका। जैसे भारत का जो ये दक्षिणी छोर है ये समुद्र की से घिरा हुआ है तथा जो पूर्वी कश्मीर का क्षेत्र है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो क्या होता है गर्मी के दिनों में जो ये मैदानी क्षेत्र है तथा जो यहाँ पर राजस्थान का ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। हीट होने के कारण यहाँ पर भी जो यहाँ का जो पवन है, हवाएं हैं, ऊपर उठने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो स्थान खाली हो जाता है उसको लेने के लिए यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र की हवाएं होती हैं बहुत तेज़ गति से चलने लगती है तथा साथ में अपने साथ जलवाष्प को भी लेकर आती है। इसी कारण होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए हों। इसी को हम लोग मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक, जैसे कि अब इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म होने के कारण हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। ठीक, तथा साथ में जलवाष्प भी लाती है जिससे वर्षा होती है। इसी को मानसूनी हवाएं कहलाती है। ठीक, ये तो हुआ इसका नॉर्मल रूप। मानसूनी हवाएं कब चक्रवात में बदल जाती है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट मेरा है यहाँ पे चक्रवात है। चक्रवात किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग बताएं कि जैसे मान के चलिए जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ का क्षेत्र, जैसे ये मेरा चेन्नई वगैरह हो गया, यहाँ का क्षेत्र जो
वो समुद्र के पानी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मी के दिनों में, जिससे बहुत तेज़ी से ये ऊपर उठने लगती है। ठीक, और जो भी खाली स्थान होती है वहाँ के जो समुद्र की हवाएं होती है बहुत तेज़ गति से इसको भरने की कोशिश करती है तथा साथ में जलवाष्प भी लाती है। आपको लास्ट कक्षा में हम बताएं, जब हवाएं जिस क्षेत्र में तेज़ चलने लगती है वहाँ का दबाव कम हो जाता है, और जैसे ही दबाव कम हो जाता है फिर दूसरे हवाएं उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है। सेम ऐसे ही एक ये सीक्वेंस चलते रहता है, जितने भी तेज़ हवाएं चलती है वहाँ का दबाव कम हो जाता है, उसकी वजह से दूसरी हवाएं उसको फिलअप करने की कोशिश करती है, और ऐसे ही करते करते बहुत सारा लेयर बन जाता है। वहाँ का निम्न जो दाब होता है उसको जो इस हवा के उच्च दाब से भरने की कोशिश करता है, और इसी कारण ये चक्रवात होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या है डिफिनेशन में इसका, निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवाएं अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है, उसको चक्रवात बोलते हैं। जैसे कि बताएं, जैसे निम्न दाब होता है उसको उच्च वेग से हवाएं जो चलती है उसको कैप्चर करने के लिए सोचती है। अब इसी की तरह करते करते बहुत सारे लेयर बन जाती हैं, हवाएं घूमने लगती है, इसी को हम लोग चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं तथा पूर्वी एशिया में टाइफून बोला जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद हम पहले जो चैप्टर नंबर 5 था यहाँ पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। खाने का जो सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण है। ठीक, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किसने किया था? 1630 ईस्वी में जॉन हेलमोंट ने किया था। जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये किसने बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है श्वसन की प्रक्रिया में पौधों से, जोसेफ ब्लैक ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज 1771 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी तथा CuSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? तूतिया बोलते हैं। ठीक, कॉपर सल्फेट को। और उसके बाद नेक्स्ट है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है दोस्तों, हम जब बताते हैं, जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं तथा ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो कुछ यहाँ पे ठोस के रूप में अवक्षेप बचते हैं, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं तथा इस क्रिया को अवक्षेपण बोलते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम परिभाषा देख ले। जब दो विलयन के आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं, उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को अवक्षेपण करते हैं। आशा करता हूं इसमें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इसको हम लोग लास्ट क्लास में भी समझ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जब दोनों को अभिक्रिया से कोई नया पदार्थ बनता है तथा उसको पुनः रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कागज़ का जलना हो गया, भोजन का पचना हो गया इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा यहाँ क्या दिया हुआ है, लवण युक्त जल में जंग लगने की प्रक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक, इसीलिए जो समुद्री क्षेत्र की वहाँ का घर होते हैं उसमें जंग लगने की प्रक्रिया तेज़ी से होता है, क्योंकि समुद्र का जल जो होता है नमकीन होता है। नेक्स्ट है लोहे पर इसको हम मतलब जंग को बचाते कैसे हैं, तो वहाँ पर दिया गया है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जिससे कि वहाँ पे जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है फेरस, कॉपर, निकेल और मैग्नीज का ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि मिश्रण होता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप लोग। उसके बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट मेरा है चैप्टर 5 में उतना ही था जो आपका इम्पोर्टेंट था एग्जाम के दृष्टि से। चैप्टर नंबर 6 आइएगा। यहाँ पर 6 को देखने से पहले अगर कभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है इस टाइप के वीडियो को बनाने में। ठीक, अगर के नए आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट क्लास आप लोग जरूर से जरूर देखें तथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पौधों के पोषण दिया गया है चैप्टर नंबर 6 में क्लास 7 के। देखते हैं क्या है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित बोलते हैं, के कारण होती है, सब लोग जानता है। पौधों के वृद्धि में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसने बोला था? जॉन बैप्टिस्ट हेलमोंट ने बोला था, याद रखिएगा, हो सकता है आपका पेपर में देखने को मिले। पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये सवाल दे सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश संश्लेषण द्वारा
पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। डायरेक्ट सवाल देखने को मिलता है, मैं बहुत बार ये देखा हूँ सेट वगैरह में कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे के में किस चीज़ का संश्लेषण होता है, दे देगा वहाँ पे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोफिल का, यही सब। तो आपको जो राइट आंसर लगाना है कार्बोहाइड्रेट लगाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, विषमपोषी, परजीवी और परपोषी। पहले हमको परिभाषा देख लेते हैं। अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहना विषमपोषी कहलाता है। जैसे अमरबेल, इसमें न ही पत्तियां होती है और न ही क्लोरोफिल होता है, ठीक, उसको विषमपोषी बोलते हैं। परजीवी क्या है? जो पौधा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसको परजीवी बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? परपोषी। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें देखे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमने तीन चीज़ देखे, विषमपोषी, परजीवी और परपोषी। मैं अब बताता हूँ। एक अमरबेल का पौधा होता है, अमरबेल का जो पौधा होता है वो किसी दूसरे पौधे पर, ये मतलब अपना जो बोलते हैं अपना पूरा डाली तना होता है, इसका फैला होता है। जो ये भोजन प्राप्त करता है वो इसी पौधे से प्राप्त करता है। तो जो ये भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो जिस पौधे पर ये डिपेंड है, इसको बोलते हैं विषमपोषी। आशा करता हूँ ये समझ गए हों। तथा जो ये अमरबेल का पौधा है, इस पौधे के ऊपर डिपेंड है, तो इस अमरबेल के पौधे को हम बोलेंगे परजीवी, ठीक। तथा जिन पौधे से, जिसे ये परजीवी हो गया अमरबेल का पौधा, तो अमरबेल का पौधा किसी दूसरे पौधे पर डिपेंड होगा तो उस पौधे को बोलेंगे हम परपोषी। आशा करता हूँ ये तीन चीज़ समझ गए होंगे। इस जो प्रक्रिया से ये भोजन प्राप्त करता है उसको विषमपोषी, जो प्राप्त करता है, जो बंदा यानी कि अमरबेल का पौधा प्राप्त करता है उसको परजीवी, तथा जो भोजन देता है यानी कि पौधे से प्राप्त कर रहा है उसको हम लोग परपोषी बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जो मेरा घटपर्णी है। घटपर्णी पौधा जंतुओं का भक्षण करती है। घटपर्णी का जो पौधा होता है, एक ऐसा उसका जो एक निकला हुआ होता है, उसमें जो उसका पत्ती होता है एक थैले की तरह होता है, उसमें जो भी मक्खी जाता है वो उसको जकड़कर मारकर खा जाती है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है भक्षण करने वाली पक्षी। तो घटपर्णी पौधा जंतुओं का भक्षण करती है। जैसे कि इसका और भी उदाहरण है जो भक्षण करती है जंतुओं का, विन फ्लाई, ट्रेप और संड्यू, ये तीन और पौधे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में मेरा बढ़िएगा तो कुछ वहाँ पे टर्म दिए गए हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, पहले डिफिनेशन देखते हैं। ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं के सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देते हैं, तथा पोषक तत्व विलयन के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण अथवा ऐसे पौधे को मृतजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कि बरसात के दिनों में देखते हैं जहाँ पे गोबर वगैरह होते हैं वहाँ पे कुछ छत्ता निकला होता है जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। ये क्या करता है, अगर के इसमें पोषण का देखिएगा तो इसमें तो पत्ती है नहीं, तो ये पोषण कैसे करेगा, इसमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें से एक ऐसा विलयन निकलता है जो नीचे की ओर जाता है तथा वो विलयन के माध्यम से अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो ऐसे पौधे को, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग मृत्युपजीवी बोलते हैं तथा इस पौधे को मृतजीवी बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसका अच्छा उदाहरण है कुकुरमुत्ता, वही है। उसके बाद आगे में कुछ और पॉइंट दिया गया है। कवक के कारण जो बीमारियाँ होने वाली है वो है खुजली, दिनाय और सिहुली जो होता है, ठीक। उसके बाद है आलू का झुलसा रोग जो होता है वो भी कवक के कारण होता है, तथा धान की पत्तियों का चींटीदार होना ये भी कवक के कारण होता है। दो, आलू का झुलसा रोग और धान के पत्तियों का चींटीदार होना, ठीक। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से पहले लाइक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। शिक्षक बहाली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली ये चीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट एक दिया गया है, सहजीवी क्या होता है। जब दो जीव अथवा पौधे अपना भोजन तथा आवास आपस में बांटते हैं उसको सहजीवी कहते हैं। जैसे कि लाइकेन और शैवाल, यानी कि जब दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं, भोजन अपना एक साथ शेयर करते हैं, उसको हम लोग सहजीवी बोलते हैं। जैसे कि लाइकेन और शैवाल। डायरेक्ट पूछेगा लाइकेन सहजीवी का कौन सा इसमें से उदाहरण है, 3-4 ऑप्शन दे देगा। मैं भी जब इसका भी MCQs बनाऊंगा तो आपको दूंगा ये सब सवाल, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ था, राइजोमियम नामक जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद
हम लोग तो ये कक्षा जो चैप्टर मतलब कक्षा बोल रहे हैं, चैप्टर 7 ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 8 यहाँ दिया गया है, जिसमें जलवायु और अनुकूलन दिया गया होगा। मौसम किसे कहा जाता है, बिना इस वीडियो को देखे हुए पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देखता हूँ कितने बच्चे अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप पहले वहाँ पे रिप्लाई करने का कोशिश करें। देखिए, मौसम क्या है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन मौसम कहलाता है। ये चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है। तथा जो साइबेरियाई क्रेन होते हैं, जो साइबेरिया से भारत में राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास करने के लिए आते हैं, साइबेरियाई क्रेन। तो ये जो सुल्तानपुर है हरियाणा का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे आइएगा नेक्स्ट चैप्टर 9 में, तो गंदे जल का निपटान, इसमें कोई उतना खास दिया गया नहीं है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे चैप्टर 10 में जैसे ही आइएगा, वहाँ पे विद्युत धारा और उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा का जो प्रवाह किसने दिया था, तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने दिया था, आप लोग याद रखिएगा। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रवाह है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कि हम एक बैटरी के सहारे, बैटरी से लीजिए एक स्विच को, और एक यहाँ पे लोहे का कील लेकर इसको चारों तरफ एक वायर से, पतली तार से इसको मतलब रोटेट करके घुमा घुमा कर बांध दीजिए, और इसको एक धन ध्रुव से अब एक ऋण ध्रुव की ओर जोड़ दीजिए। जैसे ही बैटरी का यहाँ पे स्विच ऑन कीजिएगा, इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। ये तो अभी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसमें जो भी छोटे छोटे लोहे के कण होंगे, ये इसमें से अपने आप खींचने लगेंगे। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इसी को बोलते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 में क्या दिया गया है, रेशो से वस्त्र तक, यानी कि इससे पहले क्लास 5 में ही पहला या दूसरा चैप्टर था जिसमें हम लोग रेशो से वस्त्र और पढ़े थे। अब इसमें भी एक चैप्टर दिया गया है जिसमें कैसे वस्त्र तैयार होता है उसके बारे में दिया गया है। तो उतना परीक्षा की दृष्टि से कोई खास नहीं है, हाँ नॉलेज की दृष्टि से अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, अंगोरा ऊन जो होता है, अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये मेरा लास्ट चैप्टर था, मतलब इस वीडियो का। अभी एक पार्ट 3 भी आएंगे। पार्ट 3 में टोटल 18 चैप्टर है, तो उसमें 7 चैप्टर को मैं कवर करूँगा, ठीक। कैसा लगा वीडियो, ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक अच्छे से शेयर करें, कैसा लगा। उसके बाद मैं अगला वीडियो देखता हूँ और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आप अपना मंजिल पर ज़रूर पहुँचिएगा। बाय बाय, टेक केयर।